नमस्कार, वंदे मातरम। मैं हूं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं हमारा चैनल मुद्दा भारत का। मुद्दा भारत का यानी मुद्दा आपका। मुद्दा है महाराष्ट्र की राजनीति का। महाराष्ट्र की राजनीति की बात करूँ तो इस समय देवेंद्र फडणवीस को लेकर जो है महायुति में असमंजस की स्थिति बनी हुई है। सब जगह चर्चा यही है कि फडणवीस की वजह से जो है महायुति इस समय संकट में है। क्या ये सही है या इसका पीछे कोई नैरेटिव फैलाने का जरिया बन रहा है, यानी कोई नैरेटिव फैला रहा है फडणवीस को महाराष्ट्र से अलग करने का? क्योंकि जब से वो 2014 में मुख्यमंत्री बने, उसके बाद फिर जो 2019 में यहाँ पर सत्ता अलग अलग तरीके से बनाई गई, उसके बाद पवार साहब से जोड़ के जो है फडणवीस को देखा जा रहा था और ये कहा जा रहा था कि पवार साहब के ऊपर जो है फडणवीस की अपकद हो गई है और वो महाराष्ट्र में एक नया चेहरा पूरी तरह से बन चुके हैं। तो इसके बाद से जो है लगातार फडणवीस के खिलाफ जो है नैरेटिव लगातार चल रहा है और ऐसा स्थिति बन गई है कि आज भाजपा में ही जो है फडणवीस जी की जो है काफ़ी चीज़ें जो है नेगेटिव फैलाई जा रही है। इसके पीछे कौन है, क्या है, इस पर हम चर्चा करेंगे। क्या ये सही है या कुछ और इसके पीछे कारण है, हम जानेंगे। हमारे साथ में है नव भारत के वरिष्ठ पत्रकार सूर्य प्रकाश मिश्रा जी और सत्य साहब हैं। हम इनसे यही सवाल करेंगे कि क्या देवेंद्र फडणवीस को इस समय जिस तरह से पेश किया जा रहा है, जिस तरह से उनके महायुति में संकट बताया जा रहा है, क्या सही है या कुछ और है इसके पीछे, या ब्राह्मणवाद है ये? नहीं, कैसे ये नैरेटिव जो फैलाने वाले प्रमुख सूत्रधार हैं जी, वो है अमित शाह। ओह, बोलती बंद अमित शाह फैला रही है। क्यों फैला रहे सर? एक बार आपने उसको हिमालय पर बैठा के वापस आप दुश्मनी हो गई उनकी आपस में। उनको नहीं लगता है फडणवीस अच्छा आदमी है, उनको नहीं लगता है कि ये दिल्ली में आए, उनको नहीं लगता है कि मुख्यमंत्री बने। 3 बार तो उनको मुख्यमंत्री बना सकते, नहीं बनाए जी। 2 बार तो नहीं बनाए, 2 बार नहीं बनाए। फिर 2019 में जबरदस्ती उप मुख्यमंत्री बनाए। अभी भी कहाँ उनको क्या महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस का अध्यक्ष, भाजपा का अध्यक्ष बना सकते थे, वो भी नहीं बनाए। तो उन्होंने तो जाहिर की थी इस पिक्चर को मुझे संगठन में दो। इस पिक्चर को क्लियर क्यों नहीं, तो महाराष्ट्र हटा ही देना चाहिए फिर, क्योंकि महाराष्ट्र नहीं है, दूसरा कोई अल्टरनेटिव नहीं है ना बाबा। सर अल्टरनेटिव की बात क्या है? जिस पोस्ट पे अगर बैठा दो तो अपने आप अल्टरनेटिव बन जाता है। बावनकुळे अध्यक्ष है, क्या फर्क पड़ता है? दानवे अध्यक्ष, कोई नया चेहरा लाइए, दिल्ली से भी कोई किसी को ला सकते हैं। तावड़े आने को तैयार नहीं है इधर। तावड़े बिल्कुल नहीं, वो बोलते महाराष्ट्र की गंदी राजनीति में मैं नहीं जाना चाहता हूँ, वो तो और दूर भागते हैं। सर जब सबका सुनेंगे तो इसमें नुकसान तो राज्य का होगा ना सर। होने दो ना, उनको क्या फर्क पड़ता है? इंदिरा गांधी एक बार मेरे मित्र मुख्यमंत्री थे, उनको बोली थी, वो बोली इतने राज्य है हमारे पास, 1-2 राज्य के कोई फर्क नहीं पड़ता है हमको। महाराष्ट्र बीजेपी ने भी महाराष्ट्र एक देश माना जाता है, इकोनॉमिक ये कैपिटल है। कई राज्य गए ना उनकी भी बीजेपी के। वसुंधरा राजे ने राजस्थान में गिराया इनको, शिवराज सिंह ने पहले इनको भी सबक सिखाया, फिर इन्होंने शिवराज सिंह को सबक सिखाया। फिर गुजरात में तो पूरा मंत्रिमंडल मुख्यमंत्री के साथ बदली कर दिया। इनकी भी आपस की रणनीति रहती है ना। अभी इसमें कौन सा मुद्दा रहता है कि पूरा गुजरात का मंत्रिमंडल आप 100% बदली दिए? ये क्या मुद्दा है? मतलब पहले सब गंदे थे, कोई भी उसमें 2-4 लोग भी अच्छे नहीं थे, सब ने ले लिया अपने। क्या मुद्दा क्या है? लेकिन सर बीजेपी की खासियत रही है, इसके बाद भी आपने देखा, राजस्थान में देखा आपने और मध्य प्रदेश में देखा, नया चेहरा लाए कि नहीं वहां पर? क्या वहां काम नहीं हो रहा है? वैसे नया चेहरा यहाँ भी देना चाहिए। जब कुछ होगा तब पता चलेगा। ऐसे काम चलाओ मुख्यमंत्री कितने हो सकते हैं? कब इलेक्शन आएगा तब उनका पता चलेगा। अभी तो आदित्यनाथ को भी डिस्टेबलिश करने के पीछे लगे मोदी शाह, करेंगे नहीं जी। तो फडणवीस क्या चीज है उनके सामने? आदित्यनाथ को वो छह दे रहे। मिश्रा जी आपकी क्या ओपिनियन है इस पे? सत्य साहब जो जिस तरह जवाब दिए हैं, देखिए आप इसमें कितना सही मानते हैं? सर ने जो जवाब दिया है वो तो बड़ा कैनवास है। देखिए केंद्र में जैसे बीजेपी और कांग्रेस, केंद्र की जो सत्ता जो थी और राज्य की सत्ता को थोड़ा सा डोमिनेट करने की कोशिश हमेशा से होती रही। जैसे सर ने इंदिरा गांधी जी का भी उल्लेख किया, तो भाजपा और कांग्रेस ये ऐसे संगठन हैं कि जहां थोड़ी दबाव की राजनीति तो रहती है, संगठन में भी चलता है। लेकिन इसमें कोई संदेह नहीं कि देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र के बीजेपी के सबसे बड़े चेहरे हैं। 5 साल उन्होंने सफलतापूर्वक मुख्यमंत्री पद का कार्यकाल संभाला है। संगठन में भी उन्होंने सक्रिय रहे, बीजेपी के अध्यक्ष थे 2014 के पहले। तो उनकी जो क्षमता पर तो कोई शंका व्यक्त नहीं की जा सकती। और जो इसके बाद भी राजनीतिक घटनाक्रम हुए, नई सरकार बननी, बिगड़नी, फिर आना, उसमें भी देवेंद्र फडणवीस जी का बड़ा रोल माना जाता है। जैसा सर ने कहा उनको उप मुख्यमंत्री बनाया गया, ठीक है, उप मुख्यमंत्री उन्होंने कई बार कहते हैं कि भाई मैं हर भूमिका में
तैयार रहता हूँ, संगठन पहले है, राष्ट्र पहले है, वो अपनी जगह है, लेकिन मन में तो ये रहता है को 5 साल जो मुख्यमंत्री और इतने सफल आज वो मुख्यमंत्री पद पर काम कर रहा है। लेकिन जहां तक अगले विधानसभा या लोकसभा चुनाव में भी जिस तरह से बीजेपी की हार हुई, इसका भी ठिकरा उन्हीं को फोड़ा। कहीं न कहीं देवेंद्र फडणवीस जी पर फोड़ा गया। और मराठा आंदोलन से जिस तरह से जोड़ के मराठा आरक्षण का आंदोलन, वो भी देवेंद्र फडणवीस जी को उसके थोड़े से शिकार कहें या हाँ डैमेज करने का काम किया गया। लेकिन ऐसा नहीं है कि इस तरह का देवेंद्र फडणवीस जी के अलावा कोई महाराष्ट्र बीजेपी में ऐसा चेहरा है कि जो इन चीजों को संभाल सके, मुझे ऐसा नहीं दिखाई देता। देवेंद्र फडणवीस ही एक ऐसा चेहरा है महाराष्ट्र में, और उन्होंने समय समय पर साबित भी किया है। जैसे आपने कहा कि एक समय ये लगने लगा है कि भाई महाराष्ट्र में शरद पवार जी का, हाँ, शरद पवार जी के बाद कोई अगर चाणक्य है तो वो देवेंद्र फडणवीस जी। तो देवेंद्र फडणवीस जी संगठन में, सत्ता में अपनी भूमिका निभाते रहे हैं। उनके अंदर एक अलग तरीके का रसायन है, मैं मानता हूं उनके अंदर एक राष्ट्रीय नेता बनने की। अभी बीच में ये भी चर्चा शुरू हो गई कि उनको ले जाके कार्यकारी अध्यक्ष या अखिल भारतीय अध्यक्ष बना सकते हैं। निस्संदेह इसमें ये भी अंदर खाने से बात आई कि आरएसएस, बीजेपी आरएसएस जो है देवेंद्र फडणवीस जी के साथ बिल्कुल पूरी तरह ईमानदारी के साथ खड़ा है। आरएसएस का भी अपना दबाव रहता है संगठन में। इन दिनों 5 सालों में कुछ मोदी जी की जब चलती थी तो कम हुआ था, लेकिन आरएसएस के बिना बीजेपी को पूरा नहीं माना जा सकता। बीजेपी की कोई गणना, एक न्यूज आई है जी कि आरएसएस ही चाहती थी कि मोदी 240-50 के आगे नहीं जाए। जी जी और जी, उन्होंने करके दिखाया कि मोदी को 240 ये भी चर्चा बिल्कुल सही बात है। समय समय पर आलोचना भी करते हैं नीतियों की हो। तो बीजेपी का जो एक तरह का संगठनात्मक जो ढांचा है ना, उसमें जो है ये फडणवीस जी फिट बैठते हैं। लेकिन आप उनके से ज्यादा गडकरी बैठते हैं। गडकरी जी का देखिए समय समय का है ना, वक्त होता है। गडकरी जी वहाँ केंद्र सरकार में 2014 से हैं, वहाँ फिट हो चुके हैं, अच्छा उन्होंने परफॉर्मेंस दिया है। लेकिन हमेशा मोदी जी को ताने मारते रहते हैं। देखिए असंतुष्टता और वो एक उनका अपना एक व्यवहार है, विचार है, वो तो ठीक है। लोगों को लगता है कि संघ को जो ये टॉन्ट मारने हैं मोदी जी को, जी वो इनके माध्यम से, गडकरी जी के माध्यम से। गडकरी पहले बोले और बाद में मांचजन्य और इसमें आया, ऐसा भी हुआ है कई बार। बिल्कुल बिल्कुल, इतना बड़ा संगठन है सर, इसमें तो देखिए तू मैं और बाकी चीजें किसी के मुंह से किसी को कहलवाने की। महाराष्ट्र के लिए गडकरी अल्टरनेटिव इसलिए नहीं है गडकरी का, जैसे कि गडकरी का संगठन से बहुत दूर से नाता टूट चुका है, कार्यकर्ताओं से उस तरीके का नाता गडकरी जी बहुत अच्छे संगठक थे, बहुत अच्छे मंत्री साबित हुए। लेकिन गडकरी का जी का जो नाता, जैसे राजनीति बोलते हैं ना, राजनीति में जिस तरह की राजनीति महाराष्ट्र की है, जिस तरह के शरद पवार जी हों या कांग्रेस की राजनीति है, या जिस तरीके से और राज ठाकरे हैं और उद्धव ठाकरे, इनमें बीच में फडणवीस जी का एक ये चला कि भाई यही इन चीजों को अच्छी तरह संभाल सकते हैं। अब जैसे आपने कहा कि अमित शाह का उनका कितना सपोर्ट है वो वही जाने। लेकिन एक इनके मंत्री है जी, जो एक समय अध्यक्ष भी महाराष्ट्र बीजेपी के थे जी, उन्होंने एक पत्रकार को 1 करोड़ की सुपारी देने की ऑफर दी थी कि इनके खिलाफ कैंपेन चालू करो, फडणवीस के खिलाफ जी, क्योंकि अमित शाह ही उनके खिलाफ है और मुझे ग्रीन सिग्नल है। नहीं देखिए, पत्रकार ने रिफ्यूज किया कि भाई फडणवीस मेरे मित्र हैं। जिस तरीके से आंदोलन, मराठा आंदोलन है, और फडणवीस के बारे में आप बोलते हैं कि संगठन से उनका संबंध है, एक आम भाजपा वाले को पूछो, वो बोलता है ये हमारे और देखते तक नहीं है, हमारे से बात नहीं करते, कभी गए तो ये इनका अपना अलग ही अंदाज रहता है। मुझे लगता है कि रिजल्ट पर सारा आम आदमी के साथ उनका कोई नाता नहीं है। आम बीजेपी वाले के साथ फोन नहीं उठाते, बात नहीं करते, फीडबैक नहीं देते, वो सबको दबाने में लगे हैं, वो खुद को मोदी समझते हैं। रिजल्ट क्या रिजल्ट मिला? मत वही लोकसभा में नहीं मिला, मैं वही कह रहा हूँ ना, रिजल्ट मायने रखता है। रिजल्ट आज लोकसभा में नहीं मिला, इसीलिए तो तरह तरह के नैरेटिव तैयार हो रहे हैं। पहले से है, उस तरीके कभी 2 साल से नहीं आपने बोला होगा, लेकिन उस तरीके के नैरेटिव इसीलिए तैयार हो रहे हैं कि ये फडणवीस के खिलाफ नैरेटिव कितना नुकसान है महायुति के लिए, ये मेरे महायुति ने बीजेपी के लिए, बिल्कुल बीजेपी के लिए नुकसान है, बीजेपी के लिए बहुत नुकसान है। नैरेटिव जिस तरीके से फैलाया जा रहा है, मैं तो बोलता हूँ अगर बीजेपी के शीर्षस्थ स्थान पर फडणवीस रहे जी, तो इसमें बीजेपी की संख्या 100 से घटकर 50 हो जाएगी।
और इनकी भी सब मिलके 50 हो जाएगी, तो 100 में खत्म हो जाएंगे पूरा। शिंदे, अजीत दादा और ये मिलके 120 तक जाएंगे, और वो जाएंगे 160 तक महाआघाड़ी, अगर फडणवीस रहे तो। अगर फडणवीस को अभी भी बदली, मगर अभी लेट हो गया, अभी तो मतलब अभी तो डिक्लेयर भी हो गया है कि चुनाव तक तो यही रहेंगी। नहीं डिक्लेयर कुछ होता नहीं है, वो ओवरनाइट बदली करते हैं, उसमें कोई चिंता नहीं है। मगर अभी ऐसा है कि फडणवीस भी जिद पे अटक गए हैं, और वो शिंदे से ही लड़ाई कर रहे हैं। शिंदे का नाम नहीं ले रहे मुख्यमंत्री पद के लिए, उनको मालूम है महाराष्ट्र में ब्राह्मण मुख्यमंत्री नहीं चलेगा। वो आत्मकेंद्रीय हो गए, वो इनडायरेक्टली डायरेक्टली रोज सजेस्ट करते कि मैं ही ऐसा करते हैं ना फडणवीस जी। हाँ, तो वो शिंदे अपसेट होते हैं उधर। कल तो अजीत दादा के वो तटकरे ने बोल दिया कि हमारे मुख्यमंत्री शिंदे होंगे, मतलब ऐसा हो गया कि शिंदे और अजीत दादा एक हो गए और फडणवीस एक साइड में हो गए। और बीजेपी का कोई बड़ा नेता उनके साथ नहीं है ना, सब खिलाफ ही है। दिल्ली में तो अमित शाह है, मगर यहाँ भी बावनकुड़े से लेके कौन उनके साथ है, सब खिलाफ ही है। और डरते हैं क्योंकि वैसा शरद पवार के बाद, विलासराव देशमुख के बाद जो रिवेंज लेने वाला अगर कोई है तो वो फडणवीस है, और ले चुके हो। बहुत सारे ले जाए, अपने ही पार्टी के खड़से को उन्होंने ये कर दिया, तावड़े टिकट काट दिया। हाँ नहीं, पंकजा को गिराया और धनंजय मुंडे के चुन के लाए, ये भी है ना। अभी भी पंकजा गिरी तो उनका नाम ला ही लिया, क्योंकि मनोज जरांगे बोल गया कि मैंने ही किया है करके, तो उनका नाम लेते थे। ऐसा भी नहीं है वो इतने पॉपुलर जितने तुम समझते हो नहीं। वो मिडिल क्लास मीडिया ब्राह्मण समाज के हाथ में है बहुत सारा, इसके लिए मीडिया उनके साथ थोड़ा थोड़ा रहता है, मगर इतना भी नहीं रहता कि मीडिया के साथ भी उनका बर्ताव ठीक नहीं है। मीडिया वाले भी अंदर से कोसते हैं उनको। 2024 का परफॉर्मेंस कैसा देख रहे हैं आप विधानसभा का? महायुति को अगर फडणवीस रहेंगे तो धक्का ही है। फडणवीस को बदली करके कोई मराठा लाते हैं तो ठीक है, इनके साथ नहीं रहेगा। आपकी ओपिनियन क्या है? मुझे इस तरह का कुछ दिखाई नहीं दे रहा है कि मैं इतने जल्दी कोई ऐसी बीजेपी परिवर्तन करेगी या लाएगी कि मराठा नहीं। प्लस सवाल मराठा ओबीसी और उसका तो है ही है, इसमें संदेह नहीं कि राजनीति तो बहुत तेजी से उनके खिलाफ नैरेटिव फैलाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन इतना आसान नहीं है। मुझे लगता है कि देवेंद्र फडणवीस को किनारे करके, जिस तरह से राज ठाकरे की बात एक अलग मान, राज ठाकरे को किनारे करके जिस तरह महाराष्ट्र की राजनीति कल्पना नहीं कर सकते, वैसे मैं समझता हूं कि देवेंद्र फडणवीस को किनारे रख के महायुति की आप कल्पना नहीं कर सकते। हाँ, ये बात सही है। महायुति में देवेंद्र फडणवीस जो है एक अपने तरीके के एक मतलब एक उनको पालनहार खेवनहार कहिए या एक चेहरा कहिए या गार्जियन कहिए, वो उनकी भूमिका है। अब जब तक, जैसे सर ने कहा, अब जब तक पार्टी की भूमिका न बदले, जब तक घर वालों की भूमिका न बदले, यह है कि उनको घर वाले और बाहर वाले दोनों तरफ से चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, और आने वाले समय में उनको चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। लेकिन यह है कि देवेंद्र फडणवीस जी जिस तरीके से राजनीति में एक ध्रुव तारे बनकर उभरे 2014 से, जिस तरह से उन्होंने 5 साल सरकार चलाई, उनको मतलब छोड़कर महाराष्ट्र की राजनीति या महाराष्ट्र के चुनाव की कल्पना नहीं की जा सकती। आप जैसे बोल रहे हैं राष्ट्रीय सचिव हो गए हो विनोद तावड़े या और कोई नेता हो गया, विनोद तावड़े का भी सभी लोगों ने देखा है, संगठन ने देखा है, और खड़से जी का भी देखा है। लेकिन एक सर्वमान्य जो काम करने वाला, जिससे सर ने बोला कि ठीक है, लेकिन जो राजनीति का सिस्टम बनता है, जो रणनीति बनती है, उसमें देवेंद्र फडणवीस का हाथ कोई पकड़ नहीं सकता, ऐसा मुझे लगता है। सर, आदित्यनाथ इंडिस्पेंसिबल कल तक हम समझते थे। आदित्यनाथ को कोई हला सकता है, हटा सकता है? राजनीति वही कहा नहीं, वही आपने जैसे कहा अभी डेंजर जोन में सर, डेंजर जोन में नहीं, केंद्र आधारित राजनीति जिसके साथ है, केंद्र की राजनीति बीजेपी या कांग्रेस, इसमें कौन कब डेंजर जोन में जाएगा, कहाँ नहीं जा सकता। क्योंकि चौहान भी गए थे। शिवराज सिंह चौहान, देखिए शिवराज सिंह चौहान डेंजर जोन में, आप जैसे आप कहते हैं राजनीति में सब राजनीति में डेंजर जोन में ही रहते हैं, जैसा कहा खुद मोदी खुद मोदी डेंजर जोन में है। अब आज तो राजनीति में कब डेंजर जोन में कौन जाएगा और कब कौन उभर के एक नया हीरो बन के आएगा, इसमें कोई संदेह नहीं। आज हारे हैं, अगर कल अगर जीत जाते हैं तो उनकी वाह होगी, और अगर हारेंगे तो सारा ठिकरा उनके ऊपर फूटेगा और पीछे आएंगे। एक लास्ट सवाल ये है कि उन्होंने 2 डायलॉग उनका था, मी पुन्हा येईल, जो उसका उल्टा हो गया। फिर अभी उन्होंने कुछ दिन लोकसभा चुनाव में कहा था कि मी करून दाखवलं, यानी 2 पार्टी हमने तोड़ के दिखाया।
जो हमने पंगा लिया उसको भी तोड़ा। जी जी जी। तो ये दोनों चीज क्या उनको उल्टा पड़ी है, ऐसा मानते हैं आप? नहीं, उल्टा तो दिखा भाई, उल्टा तो पड़ा। जो तोड़ने में जैसे उन्होंने सिंपैथी है शरद पवार के साथ, उद्धव के साथ जी, और लोग को अच्छा नहीं लगता है कि ये दोनों पार्टी तोड़ी। और एकनाथ शिंदे को दोष नहीं देते, फडणवीस को देते हैं कि इन्होंने दो पार्टी तोड़ी। और वो उन्होंने खुद कहा- ही बोलते हैं, कहा ना मैंने कि दो हमने पार्टी तो करूं था, तोड़ी। तोड़ दो दूंगा। पार्टी तोड़ना कहीं लोकशाही का लक्षण है क्या भाई कोई अच्छा काम है? पार्टियां तोड़ना अच्छा काम है क्या? कल तुम्हारी बीजेपी टूटेगी तो क्या बोलोगे? सामने वाले कमजोर कर रहे हैं, तोड़ना ही तो वो उनके लिए तोड़ना अच्छा वो काम है। राजनीति का, उनकी राजनीति का ही तो रणनीति का उद्देश्य है हिस्सा ना। था। आपको हम अब कमजोर उनके करेंगे तभी तो मैं मजबूत हाँ, होऊंगा। ये उनकी रणनीति का हिस्सा था। वो सफल नहीं हुआ, वो हाँ, बात अलग है, सफल नहीं हुआ, वो अलग उनका बात है। प्रयोग था। उन्होंने एक पार्टी तोड़ी। उन्होंने सबसे बड़ी गलती ये कर रहे हैं कि एक तो तोड़ी थी, ठीक है, उद्धव को तोड़ा था, उद्धव की पार्टी। उन्होंने जो शरद पवार की पार्टी या अजित पवार के रूप में जो उन्होंने तोड़ा और ये प्रयोग किया, ये उनको बैकफायर हो गया। ये ज्यादा बैकफायर हुआ। मतलब अजीत पवार को लेना, बीजेपी के अजीत पवार का लेना, 10 ठो मंत्री उनके बना दिए। अगर यही बीजेपी के 10 मंत्री एकनाथ शिंदे जी के साथ काम करते तो उनमें कार्यकर्ता का भला होता, उस मंत्री का भला होता। ये और इनका कुछ हुआ नहीं, बोलते हैं ना अपने भाषा में, खाया पिया कुछ नहीं, गिलास तोड़ा 12 आना। तो वही स्थिति हो गई। तो इसमें भी और एक देखिए, पंच है, इसमें भी और एक पंच है कि फडणवीस बोलते जो है कि मैंने दो पार्टी तोड़ी जी, वो झूठ है। तो फडणवीस को वो जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी सर। नहीं भी तोड़ी होगी तो जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। तोड़ा है हाँ। ये फडणवीस को मालूम नहीं था, शिंदे जी को भी मालूम नहीं था। वो तो अमित शाह ने ऊपर के ऊपर सेटिंग करके उनको लेके आए पैराशूट से, तब इनको पता चला कि भाई अजित दादा है। लेकिन आलोचनाओं का शिकार तो देवेंद्र फडणवीस को होना पड़ रहा है ना। कैप्टन देवेंद्र फडणवीस। सर वही स्वीकारोक्ति ही बहुत बड़ी चीज होती है राजनीति में, उसी स्वीकारोक्ति। नहीं नहीं तो तुम क्यों नहीं नहीं, वो तो ठीकरा पड़ रहा है तो अमित शाह के ऊपर नहीं डाल सकते। हारा, अगर कांग्रेस हारती है तो राहुल गांधी को उसका दोष नहीं दिया जाता। कांग्रेस हारती है, यहाँ हारेगी तो उसका दोष पटोले लेंगे, राहुल गांधी नहीं लेने आएगा, लोग पब्लिक देंगे। कांग्रेस में पब्लिक लेगी। दोष हुआ तो राहुल गांधी पे जाता है, पब्लिक नहीं, जीते तो राहुल गांधी, हारे तो यही स्थिति बीजेपी में है। जीते तो मोदी, राहुल गांधी जीते तो मोदी, हारे तो योगी और फडणवीस। मेरा ये कहना है, हारे तो योगी फडणवीस, तो बाद में भले उनके कार्यकर्ता तो सर जो कैप्टन रहेगा, जो जहां रहेगा, उसकी जिम्मेदारी तय होती है। उनको ये नहीं बोलना चाहिए मैंने दो पार्टी तोड़ी करके। वो अभी खड़से बोलता है कि 14 साल में मैंने तोड़ी युति, वो बोलता है। तो परमानेंट खड़से जी का तो अलग गणित था, वो बिल्कुल राजनीति के तहत ही था। जो भी था, खड़से बहुत बड़े नेता, वो भी ओबीसी के रहे। तोड़ने का अगर इनको सहानुभूति मिल रही है दो पार्टियों को, तो उसका ये ऐसा बोलने से उनके ऊपर ही आ जाएगा, पाप इनको ही लगने वाला है। लेना है पाप, जब पुण्य के भागीदार होंगे तो पाप के भी भागीदार होने हैं ना। मैं तो बोलता हूँ कि राज ठाकरे का दूर जाना ये भी फडणवीस की वजह से। नहीं, वो राजनीति है। राज ठाकरे का गुस्सा किसके ऊपर है पूछो, उसको एकनाथ के ऊपर नहीं है। महाराष्ट्र की मनोज जरंगे का भी गुस्सा एकनाथ के ऊपर है। देवेंद्र फडणवीस को महाराष्ट्र की राजनीति का अगर संकर बनना है तो जो असफलता का विष है ना, वो भी पीना पड़ेगा। पीना ही पड़ेगा, बिल्कुल बिल्कुल पीना पड़ेगा। तो वो पी रहे हैं, वो पी रहे हैं। अब उनके ही हाथ में है जो कुछ करना, मेरा ये मानना है। राज ठाकरे की भी गोपनीय बात नहीं ये है कि वो फडणवीस के ऊपर नाराज है। कोशिश तो वो उनको क्रिटिसाइज करेंगे तो पता चलेगा। फिलहाल अभी तो हम ये देख रहे हैं कि 2024 में अगर फडणवीस के अगर डंका बजती है तो सब कुछ सही हो जाएगा। उनके सामने दो ही विकल्प है, डंका या लंका। बिल्कुल बिल्कुल। तो हम रिजल्ट के पहले नहीं कह सकते, लेकिन फिलहाल जो है फडणवीस के खिलाफ जो नैरेटिव चल रहा है, आखिर में इसके पीछे कौन है, हम इसके ऊपर चर्चा कर रहे थे। तो आपकी क्या प्रतिक्रिया है इस पर फडणवीस के बारे में, हमें कमेंट बॉक्स में लिखिए। और ऐसी खबरों के लिए, विधानसभा चुनाव जुड़ी सभी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारा चैनल मुद्दा भारत का। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद सर, धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय श्री राम।